बेसिकली आज के वीसी बस इसीलिए रखा है बिकॉज आई वांटेड एन अपडेट कि किसी की क्या तैयारी चल रही है, 3 मंथ्स ऑलमोस्ट होने वाले हैं एंड अभी तक क्या प्रोग्रेस रहा है सबका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताऊंगा कि देखो सितंबर में स्टार्ट किया था, नवंबर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आउट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स विच वी टुक अप एटलीस्ट एक तो आपका हो जो खत्म होने वाला हो। अभी लेटर से आपका कोई भी सब्जेक्ट खत्म होने वाला नहीं, तो इसका मतलब ये कि आपको स्पीड अप करना पड़ेगा प्रोसेस अपना तैयारी का, बिकॉज ऑलरेडी प्रिपरेशन का टाइमलाइन शेयर किया हुआ है सबके साथ, और फिर उसके हिसाब से तैयारी नहीं करोगे तो बैकलॉग बिल्ड होता जाएगा। बैकलॉग बिल्ड नहीं होने देना है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे सब्जेक्ट का एक स्टैटिक पोर्शन हो गया। नंबर सेकेंड थिंग इज कि जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन चल रहा है उसमें अपडेटेड रहो जो जो चल रहा है। अभी COP 29 बता दिया कहाँ पे होगा, 30 कहाँ पर होने वाला है, ये कौन बताएगा? ब्राजील में होने वाला है सर। हाँ, ब्राजील में होने वाला है। एंड आउटकम क्या था COP 29 का मेन? न्यू न्यू मिलेनियम, जो न्यू क्वांटिफाई गोल है सर, ये फंडिंग लेना है डेवलप कंट्री से डेवलपिंग कंट्री के लिए सर। NDCQ क्या है उसका फुल मतलब पूरा सर नाम न्यू क्या है? न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। गोल एन अरे कुछ है ना, NCQG NDQG क्या है? हाँ NCQG NCQG। NCQG क्या है? NCQG कौन बताएगा? चंद्र प्रकाश ने हैंड रेस किया, वो बताएगा। भाई बताओ सर ये इसका फुल फॉर्म तो ये है कि न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स, मतलब ठीक है। हर कंट्रीज के हिसाब से, मतलब जितना उन्होंने हिस्टोरिकल एमिशंस किया है और अभी जितना कर रहे हैं उसके हिसाब से उनको मतलब टारगेट दिए जाएंगे कि इतने मतलब अब आपको इतना रिड्यूस करना है। NCQG है क्या, क्या करेंगे इसमें ये बताओ मुझे, क्या करने वाले हैं? सर मतलब बेसिकली कार्बन एमिशन मतलब रिड्यूस करने के लिए है वैसे ये तो। सौरभ डिसएग्री कर रहा है, सौरभ बताएगा क्या होता है NCQG। सर NCQG बेसिकली है जो फाइनेंशियल क्या कहते हैं हेल्प के लिए जो डेवलपिंग नेशंस को डेवलप नेशन के थ्रू दिया जाना चाहिए। तो मतलब लास्ट 2009 या 15 एग्जैक्ट ईयर भूल रहा हूँ, तो उसमें $100 बिलियन तक का गोल रखा गया था, तो जो कि अभी तक अचीव ही नहीं हुआ। और इस बार इंडिया ने रेस किया था कि हमें $1.3 ट्रिलियन तक चाहिए फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो ये इशू भी मतलब इस पे भी आपका वो नहीं बन पा रहा था डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन के बीच में। तो फिर लास्ट में $300 बिलियन पे फाइनल कंक्लूड हो गया, लेकिन इसको इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया टोटली कि हम इसको नहीं मानते हैं। मतलब इस एग्जैक्टली ठीक है, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ है तुमने तो तुमको पता है चीजें। मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ जो भी करंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं इनको अच्छे से पढ़ते चलो और समझते चलो, कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली अगर NCQG की बात की जाए यार, ये एक लोन ही है जो डेवलप्ड नेशंस डेवलपिंग कंट्रीज को देंगे एंड सब्सिडाइज रेट पे, कम इंटरेस्ट रेट पे मिल जाएगा, मेनली टू मीट योर क्लाइमेट फाइनेंस गोल्स, ये वो सब चीजें। अभी NCQG सब लोग समझ गए। NCQG का प्रीडिसेसर क्या था, क्या चलता था? INDCs क्या थे, ये बताओ क्या है ये सब, क्या चल रहा है? LND मैकेनिज्म क्या है? लॉस एंड डैमेज। चलो देखो बेसिकली मैं 2-3 मोटी मोटी चीजें बताऊं। लॉस एंड डैमेज था कि अगर मान लो कोई क्लाइमेट एडवर्स इवेंट होता है, किसी डेवलपिंग कंट्री का नुकसान हो जाता है, वो रिकवर कैसे करेगी? दोबारा जो लॉस एंड डैमेज हुआ है उसको रिकू करके, उसको दोबारा बिल्ड करके। तो इसके लिए लॉस एंड डैमेज मैकेनिज्म का एक प्रोविजन था। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ऐसी जो भी चीजें हैं, जो भी WTO में चीजें हो रही हैं, जो भी क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर हो रही है, UNFCCC की कन्वेंशन वगैरह हो रही है, इसको हर साल में एक बार होगी, इसको पढ़ते चलो अभी से, ठीक है? बायनियल रिपोर्ट सबमिट होती हैं 2 साल में एक बार कि किसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, क्या टारगेट अचीव किया, ये वो सब चीजें। तो इन सब चीजों में क्लैरिटी रखो, क्या चीज एनुअल हो रही है, क्या चीज 2 साल में एक बार हो रही है, ये वाला कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ, अगले साल का कहाँ होना है, क्या मेन इश्यूज थे, इंडिया का क्या स्टैंड था, ये सब न्यूज़पेपर में आएगा। इसको अभी से अपडेट करते चलते रहो। ऐसा मत करना कि लास्ट में जब आएगा तब मैं देख लूंगा, ठीक है? तो जो भी कुछ ऐसा हो रहा है, जैसे WTO की मीट होती है उसमें हमेशा एक इशू रहता है पब्लिक स्टॉक होल्डिंग का, तो इन सब चीजों पे क्लैरिटी रखो। पब्लिक स्टॉक होल्डिंग क्या है,
इंडिया क्या क्या स्टैंड है। फिशिंग को लेके बहुत इश्यूज चलते हैं। इंडिया का स्टैंड है कि भाई हमारी कंट्री डेवलपिंग है, हम लोग मॉडर्न जो मेथड्स होते हैं बहुत अल्ट्रा मॉडर्न की बड़े बड़े ट्रॉलर्स ले आए, उसे इतना कैच कर डाला, हम वो काम नहीं कर पाते हैं। ट्रेडिशनल मेथड ज्यादा है, छोटी बोट्स हैं, इसको लेके इश्यूज हैं। इन सबसे अपडेटेड रहो। इस चक्कर में मत रहना कि लास्ट में मैं कोई वीडियो देख लूंगा, कोई कंपाइलेशन पढ़ लूंगा। न्यूज़पेपर में थोड़ा थोड़ा करके आता रहेगा। विजन आईएएस में मंथ एंड में काफी सारी चीजें आएंगी, इनको पढ़ते चलना अभी से, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर्स में और क्या चल रहा है अभी बताओ मुझे। मतलब जस्ट मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है तुमको करंट अफेयर्स में। कौन बताएगा मुझे? राकेश बताना। लद्दाख डी एस्केलेशन, इंडिया चाइना का डी एस्केलेशन, ठीक है। और बताओ कोई एक और पॉइंट बताएगा मुझे। हर्षवर्धन तुम बताना, इसके बाद सौरभ बताएगा हर्ष के बाद। सर नॉर्थ कोरिया एंड रशिया, नॉर्थ कोरिया रशिया चाइना जो एक साथ हो रहा है उनका एंगेजमेंट, ठीक है, इंटरनेशनल can be used रिलेशंस in की paper बात हो too. गई, ठीक है। एंड सर अपार्ट फ्रॉम दैट सर जो मिलिट्री एंगेजमेंट है ठीक वो, है। और उसके बाद जो क्लाइमेट से हो ही गया, आप बताए जो, हाँ ठीक है। और जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन इन टर्म्स ऑफ इंडियनाइजेशन, मतलब मिलिट्री का जो इंडियनाइजेशन हो रहा है उस पे सितंबर के उसमें था मैगजीन में। ठीक है। इसके देखो अलावा तो याद मैं ये बताना चाह रहा हूँ, न्यूज़पेपर्स में दो तरह की चीजें आती हैं। एक तो ब्रॉड बेस्ड इश्यूज आते हैं। ब्रॉड बेस्ड इश्यूज हो गया तुम्हारा, जैसे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की बात करोगे तो तुम्हारा ये रशिया नॉर्थ कोरिया इन सब की बातें आ गई। यूक्रेन रशिया वॉर हो गया, उसके बाद ये तुम्हारा इजराइल वाला जो केस हो गया, सब ये सब ब्रॉड बेस्ड इश्यूज हैं, इनको तुम पढ़ लो। इससे भी रिलेटेड कुछ इश्यूज होते हैं, जैसे यूएन में क्या चल रहा है, इससे अपडेटेड हो। कुछ माइक्रो इश्यूज भी होते हैं। माइक्रो इश्यूज कैसे हो सकते हैं? जैसे एक है स्टेबल बर्निंग का, ठीक है। अब स्टेबल बर्निंग बहुत छोटा सा एक इंडिया में एक रीजन है नॉर्थ में जहां पे ये समस्या पैदा होती है, बट तुम्हें इससे भी अवेयर रहना है। मे बी दे कैन आस्क अ क्वेश्चन, मे बी दे वोंट आस्क अ क्वेश्चन, बट यू हैव टू नो अबाउट द माइक्रो इशू एंड द ब्रॉडर इश्यूज अराउंड इट। ब्रॉडर इशू क्या है? मल्टीपल स्टेट्स इन्वॉल्व है, कोऑर्डिनेशन नहीं सबके बीच में। क्या मैकेनिज्म का नाम है जो एनसीआर में कंट्रोल करता है इन सब चीजों को, कि पोल्यूशन बढ़ा तो व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी जिसको यूज करके कंट्रोल किया जाता है? बताओ सौरभ। सर ग्रैप ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ये तो एक्शन है वो जो लेते हैं, बट कौन सी बॉडी है जो इसको इम्प्लीमेंट करवाती है? सर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, नहीं, सेंट्रल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, देखना इसको। एक ऐसे ही। इसमें अब इशू क्या हुआ है, एक बॉडी है जो सीए कुछ करके, कमीशन फॉर ऐसे करके वो करते हैं ये सब, जीआरएपी वगैरह। इन्होंने किया नहीं, ये बैठे रहे। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बोला कि जीआरएपी स्टेज छोड़ लगाओ ऐसे करके। अब ये सब न्यूज़पेपर में आया होगा, इनको पढ़ते रहो, ठीक है, बिकॉज यू नेवर नो कहाँ से पूछने वाले हैं। कहीं पे भी सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व होती तो इट इज इम्पोर्टेंट। राज भाई तुम बताओ यार, तुम तो दिल्ली में ही हो अभी, क्या है उसका नाम? सर सेंट्रल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। CAQ कौन बता रहा था अभी? सर नेशनल कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी ऐसा कुछ तो है सर उसका। नहीं वो नहीं है यार, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CAQM शायद कुछ ऐसे है, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, ऐसा कुछ है शायद। तो जो भी ऐसे इश्यूज आ रहे हैं न्यूज़पेपर में भाई, इनको पढ़ के अभी से अपडेटेड रहो। कुछ अगर यहाँ पे छूट जाएगा तुम्हारा, बाद में पता नहीं यू विल गो थ्रू इट और नॉट, आएगा या नहीं आएगा। तो अभी से इसको अपडेटेड रहो हर चीज को, ठीक है। ब्रॉडर इश्यूज जो मैं बता रहा हूँ, जैसे मल्टीपल स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, जो अथॉरिटी है फॉर टेकिंग द एक्शन, उसकी अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म सीधे से डिफाइन नहीं किया हुआ है। हर साल इशू आता है, हर साल ये बोलते हैं कि हाँ हमने ये कर दिया वो कर दिया, बट कोई वाइडर अकाउंटेबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट्स की, ठीक है। और पब्लिक में भी इतना सेंसिटाइजेशन नहीं है कि भाई दिवाली भी होती है, हमें तो पटाखे भी फोड़ने हैं, फिर स्टेबल बर्निंग भी करनी है, गाड़ियां भी धड़ाधड़ चलानी है। तो जो भी ऐसे पॉइंट्स हैं भाई, अपने रेडी रखो अभी से। अगर तुम्हारा एक ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है, देन यू शुड बी एबल टू राइट एन एसे ऑन इट। और अगर नहीं आता है तो भी एटलीस्ट इसका एक एग्जाम्पल कोट कर सको,
मतलब पेपर 2 में सीधे स्टेबल बॉन्डिंग पे पूछ लिया तो वेल एंड गुड, यू आर रेडी विद इट। मान लो सीधा क्वेश्चन नहीं पूछ के वो ये बोलते हैं कि इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन इंडिया नीड्स टू बी स्टेप्ड अप। अब ये वाला एग्जांपल तुम वहां यूज कर सकते हो, ठीक है, कि एनसीआर रीजन में ये स्टेट्स हैं, बट इनके बीच में भी कोई ऐसा मेन स्टेप अभी तक नहीं लिया जा पाया है जिसकी वजह से एक स्टेबल बॉन्डिंग का फिनोमेना कंट्रोल कर पाए। तो दिस इज अ क्लियर एग्जांपल ऑफ इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, ठीक है। बाकी जो तुम्हारे स्टैटिक वाले पॉइंट है कि हाँ भाई वो इंटर स्टेट काउंसिल होता है, ये होता है, वो होता है, सेम पार्टी रूल, डिफरेंट पार्टी रूल, बीजेपी कांग्रेस वगैरह सब लिखते रहोगे, बट करंट अफेयर्स के एग्जांपल अब से इनकॉर्पोरेट करने लग जाओ अपनी प्रिपरेशन में। जो भी पढ़ रहे हो करंट अफेयर्स में उसको कोरिलेट कर लो स्टैटिक पोर्शन से अभी से, ठीक है। तो काफी सारे इश्यूज बताएं, आई वांट टू नो मोर इश्यूज, क्या चल रहा है करंट अफेयर्स में, बताओ मुझे। राज भाई तुम एक बताना, सौरभ तुम एक बताओ। वो ट्रम्प का भी जो हुआ है, तो हाउ द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड अमेरिका। ये तो नहीं पूछेंगे, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आने वाला, बट बस एक अवेयरनेस रखो इन सब चीजों पे। देखो दीज आर मोर पॉलिटिकल थिंग्स, ठीक है, प्लस वो भी यूएस का पॉलिटिक्स है। हमें तो बस इतना जानना है कि यूएस एंड इंडिया का लॉन्ग टर्म क्या चल रहा है, ठीक है। जैसे कनाडा इंडिया का पता होना चाहिए तुम्हें कि करेंटली क्या चल रहा है, बट ट्रम्प इलेक्ट हो गया उसकी वजह से चाइना कुछ करेगा, इंडिया कुछ करेगा, इतना नहीं, लॉन्ग टर्म पता होना चाहिए, ठीक है। आरसेप भी न्यूज में था सर, क्योंकि नीति आयोग जो है थे, जो सीईओ थे, उनने बोला था कि इंडिया शुड ज्वाइन आरसीपी सर, सीईपी। ठीक है। बाकी और बताओ भाई। सौरभ तुम कोई टॉपिक बताने वाले थे करंट सर अफेयर्स प्राइम का जो मिनिस्टर की इम्पोर्टेंट। विजिट हुई है रिसेंटली 2-3 नेशंस में, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, उनके नेबरिंग क्या स्टेट्स। प्राइम मिनिस्टर विजिट करता कहीं तो क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बताओ मुझे। सर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जैसे पहली बात तो जिस कंट्री में वो गए हैं उस कंट्री से रिलेशन थोड़े बहुत पता होने चाहिए। वो उस ठीक है। कंट्री के बॉर्डरिंग एरियाज पता होना चाहिए कि उस कंट्री के अगल बगल कौन कौन से स्टेट्स हैं। और और क्या, और जो मतलब जैसे जो भी डील्स हुई हैं उन डील्स में कुछ अगर कीवर्ड ऐसा दिखता है कि कुछ इम्पोर्टेंट मतलब टॉक्स हुई हैं तो वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और बाकी ऐसा तो कुछ और याद नहीं आ रहा। ठीक है, बस इतना ही काफी रहता है, मतलब उस कंट्री के साथ इंडिया की क्या पॉलिसी चल रही है, लॉन्ग टर्म रिलेशंस क्या है, मेजर आउटकम्स क्या हुए विजिट के, और कोई इशू एरिया है। जैसे इंडिया मालदीव्स में क्या था बताओ भाई, मालदीव्स था या मॉरिशस था, क्या था, कौन सा नेशन था, कौन बताएगा जिसके साथ इशू हुए मालदीव्स, थे। मालदीव सर। मालदीव था, राइट, हाँ, ठीक है। तो उसके बाद इंडिया। क्या हुआ था, हम उनका प्राइम मिनिस्टर इंडिया आ गया था शायद, क्या हुआ था बताओ। यस। ठीक है, तो वो चीज ठंडी पड़ गई। तो इन सब चीजों को याद रखो, ठीक है। और कहीं पे भी आता है, जैसे मान लो लेटर से कोई ऐसे इस टाइप से आता है पेपर 2 में कि इंटरनेशनल रिलेशंस आर बेस्ड ऑन प्रैक्टिकलिटी रादर देन, मतलब प्रैक्टिकल पे बेस्ड है रादर देन प्रिंसिपल्स। तो यू शुड बी एबल टू कोट कि भाई मालदीव्स का इतना परसेंट टूरिज्म तो इंडिया से ही जाता है, तो भले ही शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स के लिए वहां की पार्टी ने ऐसा ऐसा बोल दिया होगा, बट लॉन्ग टर्म में उनको पता है कि उनको इंडिया से बना के ही रखना है, और इंडिया से क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इंडिया उनको फाइनेंस भी देता है, इंडियन ओशियन रीजन में इंडिया इज अ वेरी बिग प्लेयर, सिक्योरिटी प्रोवाइड भी करता है, ये सब चीजें तो तुम्हें आंसर आना चाहिए किस तरह से लिखना है, ठीक है। इसके बाद जो भी साइंस एंड टेक में चल रहा है भाई, एनसीईआरटी सबने नहीं पढ़ी होगी पहले से, तो पढ़ लेना जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टाइम आएगा, ठीक है। उसके अलावा नोबेल प्राइजेस वगैरह मिले थे, तो नोबेल प्राइज में तुम लोग ने क्या क्या याद रखा है मुझे बताओ एक बार, कौन बताएगा। गौरव तो लाइब्रेरी में बात ही नहीं कर पाएगा। हर्ष भाई तुम बताओ, अगर हर साल नोबेल प्राइजेस अनाउंस होते हैं तुम उसमें क्या क्या याद रखने की कोशिश करते हो। सर नेम और किस बेसिस पे दिया गया है, और सब्जेक्ट वगैरह, बस यही, और से ज़्यादा कुछ नहीं। और देने मतलब प्राइज मनी क्या है, अगर है कि नहीं है, ये सब ठीक है, बस। और बेसिकली ग्राउंड किस ग्राउंड इतना पे ही दिएगा। याद रखना है। नोबेल प्राइज का तुमको हिस्ट्री पता होना चाहिए कि क्यों स्टार्ट हुए थे, किसने स्टार्ट करवाए हैं, नंबर 1। नंबर 2, अलग अलग फील्ड्स में मिलते हैं, किस फील्ड में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है बताओ। मेजर एक फील्ड है जिसमें नोबेल प्राइज नहीं मिलता है, कौन सी फील्ड है वो।
मैथमेटिक्स। यस, मैथमेटिक्स में नहीं मिलता। तो मैथमेटिक्स में कौन सा प्राइज है जो अच्छा माना जाता है सबसे? एबेल मतलब एबेल प्राइस एबेल क्या? एबेल प्राइस। एबल प्राइज। एक एबल। फील्ड्स मेडल भी होता है, फील्ड्स मेडल किसमें मिलता है? देख लेना इस चीज को, ठीक है। तो पॉइंट ये है, नोबेल प्राइज का तुमको हिस्ट्री बताना चाहिए, क्यों स्टार्ट हुआ, किसने किया है। उसके बाद जिस भी फील्ड में मिल रहा है, किसको मिला है एंड क्यों मिला है, बस दैट्स इट। लेट अस से इस साल फिजिक्स का नोबेल प्राइज किस लिए मिला है भाई, बताओ हर्षवर्धन, किसको और क्यों मिला है? सर एटो सेकंड्स के लिए मिला था, और नाम नहीं याद है सर उस तरह, बस निमोनिक से याद रखे थे, फर्स्ट लेटर करके, जो MLA किसके करके था। इस साल नूर किसके लिए मिला था? सर I thought न्यूरल सर लास्ट न्यूरल टाइम नेटवर्क के लिए मिला था सर इस साल। लास्ट टाइम सर मिला न्यूरल था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दो साइंटिस्ट थे, उनके लिए मिला था आर्टिफिशियल सर। इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग पे। यस एग्जैक्टली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए मिला है, ठीक है। अब उसके पीछे बहुत सारी थ्योरी दी होगी, वीक नोड, स्ट्रॉन्ग नोड, न्यूरल साइनैप्स, ये वो सब कुछ नहीं पढ़ना है तुम्हें, बस साइंटिस्ट का नाम, फील्ड, और क्या किस चीज के लिए मिला है, इतना याद रख लो। नोबेल प्राइज में इनफ है, थ्योरी पढ़ने मत बैठ जाना। इकोनॉमिक्स में किस लिए मिला था भाई, बताओ? सर जो डीकॉलोनाइजेशन, मतलब जो कॉलोनाइजेशन के टाइम जो कंट्रीज डेवलप हुई थी उससे रिलेटेड था। एग्जैक्ट भूल रहा हूँ लेकिन सर समथिंग जो रिलेटेड टू इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इंस्टीट्यूशन हाँ बिल्डिंग के ऊपर था, मतलब ठीक है। सर उसमें ये था क्या, जैसे कंट्री है, जैसे अभी अमेरिका में भी कॉलोनाइज किया था, पर वो जिधर डेमोग्राफिक सेटअप रखा था ना, तो वहाँ उसका काफी अच्छे से ये हुआ था, मतलब वो कंट्री काफी फ्लरिश हुई। और सिर्फ जहाँ कंट्रीज में सिर्फ रिसोर्स के लिए रखा था सर, वो कंट्री काफी ये उसका उसमें ऑटोक्रेसी आ गई। जैसे अभी वो सब कम्युनल रूल के अंदर है सर। वो था, ये सोशोलॉजिस्ट को मिला है सर इस समय। आलोक ने अच्छा बताया, इंस्टीट्यूशंस हाउ दे प्ले रोल इन प्रॉस्पेरिटी, ये एग्जैक्ट है, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट मैटर तो बता दिया तुमने अच्छे से काफी। तो मेरा पॉइंट क्या है भाई, जो भी पढ़ रहे हो करंट अफेयर्स, उसमें तुमको ये पता होना चाहिए मुझे क्या चीज किस लेवल तक और क्यों पढ़नी है, बस दैट्स इट, ठीक है। इसके अलावा डिटेल में तो बहुत कुछ मिल जाएगा तुम्हें। भाई किसी का बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, देख लेना। तो अननेसेसरी डिटेल्स याद करने का जरूरत नहीं है किसी को भी। और ये जो एबिलिटी है पता करने की कि भाई कैसे पता चलेगा कितना पढ़ना और क्यों पढ़ना, ये तुम्हें पीवाईक्यू से ही आने वाला है। तो पीवाईक्यू सब लोग ढंग से पढ़ते रहना। इसके अलावा किसी ने यार मुझसे एक डाउट पूछा था मैसेजेस में कि सर हिस्ट्री के लिए क्या क्या पढ़ना है। तो यार देखो, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, हिस्ट्री में अपना अप्रोच क्लियर रखो कि नंबर 1, ओल्ड एनसीईआरटी अच्छी होती हैं, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा न्यू एनसीईआरटी जो थीम्स हैं हिस्ट्री की, वो भी पढ़नी पड़ेंगी। लेटर से कोई ऐसा है जो ये कहता है कि मैं ओल्ड एनसीईआरटी नहीं पढ़ूंगा, मैं स्पेक्ट्रम पढ़ लूंगा, तो बी माई गेस्ट, तुम स्पेक्ट्रम भी पढ़ लो, बट रिपीटेशन मत करना कि भाई तुमने क्या किया, तुमने ओल्ड एनसीईआरटी भी पढ़ ली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, और फिर तुमने स्पेक्ट्रम भी पढ़ डाली फ्रीडम स्ट्रगल वाली। कोई फायदा नहीं है, केवल डुप्लीकेसी होगी और तुम खुद ही कंफ्यूज रहोगे कि कहाँ से मैंने क्या पढ़ा था। इससे बेटर है अपने सोर्सेस लिमिटेड रखना और उससे रिवीजन करते रहो बार बार, ठीक है। अब और बताओ, मुझे किसी को कोई डाउट है क्या, कोई कुछ पूछना चाहता है, बताना चाहता है, तैयारी में किसी को क्या प्रॉब्लम आ रही है कोई ऐसा? नहीं है तो फिर मैं अपने क्वेश्चंस पूछूंगा फिर। आई डोंट थिंक है। भाई सौरभ, तुम ये बताओ, अभी तक तुम्हारा कितना प्रिपरेशन हो गया है? 3 महीने होने को आ गए इन 2025 इनिशिएटिव, अभी तक कितना हो गया तैयारी? सर इकोनॉमिक्स खत्म हो गया है मेरा, और हिस्ट्री का बिपिन चंद्रा, मतलब 2-3 चैप्टर्स बचे, वो भी 1-2 दिन में खत्म ही हो जाएंगे। तो हिस्ट्री इकोनॉमिक्स खत्म ही है मेरा। और बस सब प्रॉब्लम है रिवीजन की, बहुत सी चीजें, मतलब जैसे इकोनॉमिक्स मेरा 1 मंथ पहले पिछले अक्टूबर में ही खत्म हो गया। अब रिवाइज ठीक है, मतलब फिर कंसेप्ट कनेक्ट करके फिर याद करता हूँ, लेकिन बहुत सी चीज लगता है भूल गया। बस वही दिक्कत आ रही है। ठीक है। और देखो ये भाई, 2 सब्जेक्ट तो एक्टिव है। इकोनॉमिक्स मैं पहले बता देता हूँ तुम्हारा। अभी जैसे रितु ने भी सेम ही चीज पूछी थी कि याद नहीं होता है, लगता है भूल रहे हैं। भाई देखो, नहीं याद होगा। ये तुम्हारा 10th का एग्जाम नहीं है यार कि बहुत कम चीजें, या 12th का एग्जाम नहीं है कि फिंगर टिप्स पे तुम्हें चीजें याद हो जाए और सब कुछ याद ही रहे। ऐसा तो इम्पॉसिबल है। तुम्हें चेरी पिकिंग करनी पड़ेगी इन चीजों की कि किसको मैं याद रख के जा रहा हूँ। लेटर से तुम इकोनॉमी पढ़ रहे हो, ठीक है। इकोनॉमी में कोई एक
मुझे स्कीम बताओ जल्दी से, कोई भी एक नई स्कीम बताओ। सर नई स्कीम मतलब इंटर्नशिप के लिए कौन सी चली है अभी स्कीम, कौन नाम बताएगा उसका? पीएम कौशल्य विकास योजना सर। यस एग्जैक्टली। विद एंड व्हाट इज विद्या लक्ष्मी फॉर, ये बताओ मुझे, विद्या लक्ष्मी क्या है? स्टूडेंट लोन है यार विद्या लक्ष्मी, और क्या है? आई थिंक यही है, कुछ और है आलोक भाई? स्कॉलरशिप, इसमें वही स्टूडेंट लोन एक तरह से, या स्कॉलरशिप होगा। पॉइंट इज कोई स्कीम है, तुम्हें वो तो याद रखनी पड़ेगी, ठीक है? उसके मेन फीचर्स, बजट आउटले, मिनिस्ट्री कौन सी है, ये सब चीजें तुम एक कॉम्पैक्ट जगह नोट्स बना लो। नोट्स नहीं बना रहे हो तो जहां से भी तुम पढ़ रहे हो, जैसे मैंने मिनाट लेक्चर सजेस्ट किए हुए हैं, अगर वो ये स्कीम्स कवर करवा रहे तो वेल एंड गुड, लेकिन हमारे पास जो लेक्चर्स हैं वो पुराने, तो नहीं कवर करवाएगा। ये सारी चीजें तुम्हारी कवर होने वाली विजन आईएएस की मैगजीन में। विजन आईएएस की मैगजीन में लेटेस्ट से ये पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के अक्रॉस तुम आते हो। क्या करो भाई, तुमको पता है, तुमने पीवाईक्यूज अगर नहीं देखे हुए ऑलरेडी तुमने, तो तुमको पता है कि इसमें से मुझे क्या क्या चीजें याद रखनी है, उसको बस तुम हाईलाइट कर दो विजन आईएएस की मैगजीन में। और फिर जब तुम रिवाइज करते हो, केवल उसी चीज को अगेन गो थ्रू करो, नो नीड टू रीड द होल आर्टिकल अगेन, ठीक है? अब जो तुमने हाईलाइट किया हुआ है केवल उसको याद रखने की कोशिश करो, स्पेंड सम टाइम विद इट। याद रखो ठीक है, विद्या लक्ष्मी स्कीम है, इसमें इतने करोड़ का बजट आउटले है, ये मिनिस्ट्री लगाती है, इस साल तक चलेगा, ये वो सब, बस दैट्स इट। अब अगर कोई क्वेश्चन आएगा, बहुत रेयरली ऐसा होगा कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लें, डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछते हैं, अगर पूछ ले तो वेल एंड गुड, बट एटलीस्ट तुम वहां पे बता पाओ कि ठीक है, अगर इस स्कीम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो यू विल हैव अ क्लियर आइडिया। अगर तुम्हें सब कुछ याद नहीं आ पाता है तो तुम बता सकते हो यार ठीक है, इतने तक का बजट था, इतना तो ज्यादा नहीं था। लेटेस्ट से ऑप्शन में आता है 10 लाख करोड़, तो ऑब्वियसली इतना तो बजट नहीं है, तो यू कैन स्ट्राइक आउट दैट ऑप्शन। तो जब तुम पेपर 1 अटेम्प्ट कर रहे हो, तुम्हारा केवल और केवल एम ये है कि भाई जो तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन में है उनमें से तुम एक सही ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, बस दैट्स इट। उसके लिए हर चीज मेमोराइज होना, हर चीज फिंगर टिप्स पे होना जरूरी नहीं है, ठीक है? अब आता है पेपर 2। पेपर 2 के लिए अगर तुम बात कर रहे हो भाई, तो पेपर 2 में ब्रॉडर इश्यूज पूछे जाते हैं। ब्रॉडर इश्यूज कैसे? लेटेस्ट से तुम इसकी बात कर रहे हो इंडिया चाइना रिलेशंस का, उस पे उन्होंने एक टॉपिक पूछा हुआ है, तो इंडिया चाइना पे वो क्या पूछ सकते हैं अभी पेपर 2 में? सर Someone- मिलिट्री जो डीएस्केलेशन है ठीक है, और तो और बताओ। सर ट्रेड के बारे में, जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया का चाइना के साथ। ठीक है, और क्या है इंडिया चाइना में, और क्या चल रहा है? सर बॉर्डर इश्यूज और ठीक है, सर हाँ बताओ राज। सर लीडरशिप ऑफ ग्लोबल साउथ, दिस इज आल्सो द वन इशू सर। ठीक है, like ये तो everybody's project. ये तो मतलब मोर और लेस कंक्लूजन में लिखते हो कि ठीक है ग्लोबल साउथ में इंडिया और चाइना कहीं साथ आएंगे तो वहीं पे आएंगे। मेरा क्या पॉइंट है भाई, जब पेपर 2 के लिए कुछ पढ़ते हो तो देखो, एक तो इंडिया चाइना एज सच नेसेसरी हो जाता है, देखें आज का मतलब सीधा से कैसे पूछ रहे इंडिया चाइना रिलेशंस पे, तो तुम्हें मोटा मोटा चीजों पे लिखना पड़ेगा। इंडिया चाइना की मिलिट्री टाइज पे लिखोगे, हिस्टोरिकल टाइज पे लिखोगे, इकोनॉमिक टाइज पे लिखोगे, एंड ये जो इंडियन ओशियन रीजन में जो पॉलिटिकल इंटरप्ले चलता रहता है इन सब चीजों पे लिखोगे। बट तो ये तो तुम्हें एक पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर वो ये पूछते हैं कि इंडिया चाइना मिलिट्री टाइज पे, तो इसमें तुम्हें थोड़ा पता होना चाहिए कि पास में कौन कौन से वॉर्स हुए थे। तो एक तो ऑब्वियसली एक चीज ये है भाई कि तुमने वॉर्स कहीं और पढ़े होंगे, इकोनॉमिक टाइज कहीं और पढ़ी होंगी किसी और जगह पे, ये जो पॉलिटिक्स चलती है ये कहीं और पढ़ा हुआ होगा, ब्रिक्स का कहीं और तुमने पढ़ा होगा। तो इसको याद रखना इम्पॉसिबल है भाई, नहीं याद रख सकते, ठीक है? लेकिन लेटर से तुमसे कोई अगर ये पूछ लेता है कि इंडिया चाइना रिलेशंस विद रेफरेंस टू मिलिट्री टाइज, तो भाई तुम्हारे दिमाग में कुछ पॉइंट्स रेडीमेड होने चाहिए। रेडीमेड कैसे आएंगे वो? जब तुम रीडिंग करोगे। तो ऑब्वियसली अगर तुम इंडिया चाइना की मिलिट्री टाइज की बात कर रहे हो तो भाई पहले क्या था, रिसेंटली क्या हुआ और आगे क्या होगा, बस इतनी बात कर लो यार। पहले की बात करोगे तो जो वॉर्स हुए थे उसमें क्या हुआ है, इसके बाद जो रिसेंटली चल रहा था डोकलाम स्टैंड ऑफ और ये वो सब चीजें, फिर अभी करेंटली क्या चल रहा है, अभी डीएस्केलेशन चल रहा है। अगर तुम ऐसे में इतने अच्छे अच्छे 4-5 ब्रॉड पॉइंट्स लिख के आ जाओगे, दैट इज इनफ।
ऐसा मत सोचो कि सब कुछ याद कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, दैट इज इम्पॉसिबल। और सबको मैं यही बताता रहता हूँ, तुम्हारा एम ये नहीं है कि सब कुछ परफेक्टली करना है, तुम्हारा एम ये होना चाहिए कि मुझे सब कुछ अबव एवरेज कर लेना है, बस हो गया, ठीक है। तो रिवीजन को इतना ज्यादा स्वेट मत करो अभी। अभी तुम्हारा एम होना चाहिए कि मैं रीडिंग करूं, री रीडिंग करूं, उसके बाद पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करता रहूं। पीवाईक्यूज लगाने शुरू किया नहीं किया अभी, ये बताओ। सर सीएससी के लगाए हैं 2015 के, सीएपीएफ वाले लगाए थे तो सीएससी से ही कर स्टार्ट किया। सीएससी की पीवाईक्यू की बुक ले ली या नहीं ली अभी? सर ली है। तो उससे लगाना शुरू करो, ठीक है। पेपर 1 के लगाते जाओ, और पेपर 2 के भी टेंशन मतलब, पेपर 2 का जब हम ऐसे राइटिंग स्टार्ट करेंगे तब कवर हो जाएगा। बट पेपर 1 का जहां तक बात है, सीएससी के लगाना शुरू कर दो। जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट कवर हो गए, और जहां पे भी डाउट है वहां पे दोबारा गो थ्रू करो उस चीज को कि कहाँ पे गलती हुई, क्यों नहीं याद आया, ठीक है। इस तरह से अप्रोच कर लो। तो इसमें ज्यादा नहीं सोचना है कि सब कुछ याद नहीं होता है, धीरे धीरे दिमाग में सेट हो जाएगा, ऑप्शन देख के चीजें याद आती हैं एग्जाम में, ठीक है। अभी मान लो मैं किसी से ऐसे ही पूछ लूं कि भाई कौन बताएगा मुझे, आलोक, चलो ये तो लाइब्रेरी में बैठा हुआ है, हर्षवर्धन भाई मुझे बताना फंडामेंटल राइट्स किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक आते हैं। हर्षवर्धन भाई आवाज आ रही है? हेलो, हाँ भाई आवाज आ रही है क्या तुम्हें? बोले सर? हाँ सर, आ रही हूँ, थोड़ा उधर से रहे थे। सो गया था क्या? नहीं नहीं सर, मैं कह रहा हूँ फंडामेंटल राइट्स किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, बताओ मुझे। सर 14 से लेके 35 तक। 35 तक, ठीक है। 33 में क्या है मुझे बताओ। सर 33 में पार्लियामेंट जो है मिलिट्री पे राइट्स, मतलब मैरिटल लॉज बना सकती है पार्लियामेंट, किस पे रिगार्डिंग है? तो क्या ये फंडामेंटल राइट्स, मैंने ये थोड़ी पूछा पार्ट 3, मैंने तुझसे पूछा फंडामेंटल राइट्स किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक दिए हुए हैं। अच्छा ये तो, वो जो चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3, उसका क्या नाम है? सर नाम क्या है? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या नाम दिया हुआ है उसका? सर अभी तक जितना बड़े फंडामेंटल राइट्स ही मुझे दिखा। है, बहाने मत दे, इतनी बार दे चुके, अब तक तो याद होना चाहिए। आई थिंक उसमें जो दिया हुआ है वो है फंडामेंटल राइट्स एंड लिमिटेशंस देयर ऑन, ऐसे करके दिया हुआ है। किसी को पता है तो बताओ ना, किसी को पता है तो बताओ मुझे क्या नाम है उसका। राज, हाँ राज राज भाई, राज भी गूगल पे देख रहा होगा क्या है। राज राइट ही भाई, पता है सर। ना सर, हाँ पता नहीं है सर। नहीं पता है, चलो मैं ही गूगल देख लेता हूँ। पार्ट 3 एंड 4, ठीक है। तो मेरा पॉइंट क्या है, अब ऐसा नहीं होगा कि तुमसे सीधे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सारे आर्टिकल वाइज सारे फंडामेंटल राइट्स बताओ। हर्षवर्धन भाई बताना शुरू करो, 14 से लेके 35 तूने बोला वहां तक, कौन से आर्टिकल में कौन सा राइट है, बताओ चलो। भाई ऑफ है, तुम्हारा माफ, माइक हाँ ऑफ है। माइक ऑफ है, वही। सॉरी सर, 14 में राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। सिर्फ 15 में डिस्क्रिमिनेशन, 16 में अपॉर्चुनिटी, 17 में अनटचेबिलिटी है, 18 में टाइटल को रिलेटेड है, टाइटल जो एबोलिशन लगाते ऑफ हैं। टाइटल्स होगा। हाँ, 19 में फ्रीडम, 20 में फ्रीडम कौन से, 6 फ्रीडम्स कौन से 6 हैं बताओ। फ्रीडम्स, हाँ कौन कौन से मतलब हैं? पीसफुल उसके लिए क्या नाम है, प्रोटेस्ट कर सकते अरे हैं, राइट टू स्पीक है, स्पीच है, गिफ्ट 6 फ्रीडम है। मतलब सर एग्जैक्टली भी याद नहीं है पूरा, पीसफुल से हम लोग वो कर हाँ सकते ठीक हैं। है, मेरा यही पॉइंट है, एग्जैक्टली याद नहीं है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक तो है। ये टिक कर देंगे, अगर आएगा तो टिक कर देंगे, देखते हैं। हाँ एग्जैक्टली मैं यही बोलना चाह रहा हूँ भाई, लेकिन लेटेस्ट से मैं से ये पूछता हूँ कि आर्टिकल 21 में क्या दिया, बताओ भाई क्या है। सर राइट टू लाइफ, और उसके अंदर सब सेक्शंस में और भी हैं राइट टू पार्ट, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, ठीक है। पर्सनल लिबर्टी। तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ भाई, जरूरी नहीं है कि तुमको हर चीज वर्बैटिम याद हो, जरूरी ये भी नहीं है कि तुम हर चीज को इंस्टेंटली रिकॉल कर लो और हर चीज तुम पेपर पे लिख दो। जरूरी ये है कि तुम्हें
तुमने हर चीज पढ़ी हुई है और जब तुम ऑप्शन देखो तुम्हें सही ऑप्शन हिट कर जाए, ठीक है। ये एबिलिटी डेवलप करो सब लोग, और ये तभी आएगी जब मल्टीपल रीडिंग्स दोगे चीजों को, ठीक है। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, अगर नहीं याद आता है तो इतना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि तुम बस फिर उसकी टेंशन लेते रहो कि मुझे याद क्यों नहीं, मुझे याद क्यों नहीं है, ठीक है। सबको ये चीज मैं बता रहा हूँ। तो ये तो हो गया भाई जो मुझे बताना था। एक सौरभ ने भी अपना डाउट पूछ लिया, और भाई और किसी को कोई दिक्कत है, दुख तकलीफ डाउट्स वगैरह तो पूछो। नहीं है किसी को? ठीक है। जैसे एक चीज और बताता हूँ, मान लो एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, ठीक है। तो किसने बोला था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज पैराडाइज ऑफ लॉयर्स, पैराडाइज फॉर लॉयर्स, ये किसने बोला था? यार ये तो दिया हुआ लक्ष्मीकांत में, तुम लोग को याद होना चाहिए। मेरा क्या पॉइंट है? हाँ कोई कुछ बोल रहा है, बताओ यार। कोई कुछ बोल रहा था? नहीं बोल रहा था, ठीक है, नहीं बोला था तो नो इश्यूज। मैं ये बताना चाह रहा हूँ भाई, जब भी कोई बुक पढ़ते हो कुछ चीजें ऐसी हैं जो केवल पेपर 1 में एक्सक्लूसिवली पूछी जाएंगी। पेपर 1 में वो तुम्हें ऑप्शंस देके क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पूछने वाला है, लेकिन वो ऐसा कर सकता है कि किसी अगर पॉलिटिकल थ्योरिस्ट ने कुछ बोला हुआ है और फिर वो तुम्हारी बुक में सीधा सीधा दिया हुआ है, तो यू शुड नॉट गो रॉन्ग विद दैट। उसको तुम पढ़ो, मार्क करो। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले, वही जो मैं बता रहा हूँ इसमें चैप्टर में दिया हुआ है, जो वो है क्या है ये पहला चैप्टर कौन सा लक्ष्मीकांत में जिसमें ये सब दिया हुआ है कि हिस्टोरिकल बेसिस, शायद कोई ऐसा चैप्टर है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला चैप्टर, उसमें ये सब दिया हुआ है। तो ऐसा मत सोच के चलो कि तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन जहां पर भी उन्होंने ये सब चीजें दी हुई हैं कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट के कौन से फीचर्स थे, सारे फीचर्स लिस्ट करने को कोई नहीं बोलने वाला है तुमसे, बट यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि कौन सा फीचर कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो आई होप ये चीज क्लियर है सबको जो मैं बताना चाह रहा हूँ रिगार्डिंग कि तुम्हें कैसे याद रखना है, कितना याद रखना है, क्यों याद रखना है। पेपर देख के, क्वेश्चन देख के एटलीस्ट तुम्हें ऑप्शंस याद आ जाएं, ये काम करना है सबको, ठीक है। हर चीज याद नहीं रह सकती, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, और वो तुम्हारा गोल भी नहीं है। तुम्हारा गोल है कि पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करके एमसीक्यूज जो क्वेश्चन में आएंगे उसको अटेम्प्ट कर पाओ, और पेपर 2 का प्रैक्टिस मैं जनवरी ऑनवर्ड स्टार्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी से टेंशन मत लो पेपर 2 की, बट पेपर 1 का यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज। उसके लिए वही दिशा की बुक ले लेना, एक तो सीएपीएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आती है वो रख लेना, सीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ले लो, और एक 10,000 एमसीक्यूज की बुक है, सौरभ ने बताई थी, या पता नहीं कि दूसरा सौरभ था शायद, उसने बताई थी। तो ये बुक्स रख लो अपने पास, जो जो सब्जेक्ट तुम लोग के होते जा रहे हैं उनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो अभी से, ठीक है। क्लियर है सबको? क्लियर है? तो मेरी तरफ से इतना ही आज की वीसी में। माय मेन एम वाज कि करंट अफेयर से अभी से अपडेटेड रहना शुरू कर दो पूरा, ठीक है। एंड स्टार्ट फिनिशिंग ऑफ सब्जेक्ट्स एक एक करके, कि पोर्शन पढ़ लिया है, पीवाईक्यूज लगा लिए हैं और रिवीजन कर लिया। अगर ये 3 काम तुम हर सब्जेक्ट में करते जा रहे हो तो देन यू आर ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग फुटिंग, ठीक है। तो कंक्लूड कर लेते हैं आज की वीसी, अगर किसी का कोई पॉइंट नहीं है तो, ठीक है। हाँ सौरभ पूछना। सर ये सितंबर वाली विजन हो गई तो सितंबर वाली प्रतियोगिता दर्पण भी मतलब लाइव क्लास में हो जाती है? हाँ हाँ करवा दूंगा यार एक बार, बेसिकली यार मतलब घर से ज्यादा बिजी चल रहा हूँ आजकल, थोड़े टाइम तक तो चलूंगा आई गेस, नेक्स्ट एक वीक या 10 दिन तक। उसके बाद 2 काम कर लूंगा, एक तो लाइव सेशन रखूंगा, उसमें मैं अक्टूबर मंथ का विजन आईएएस और सितंबर मंथ का प्रतियोगिता दर्पण एंड अक्टूबर मंथ का प्रतियोगिता दर्पण, ये सब कवर करवाऊंगा ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 4 वीक्स में, ये सब काम करेंगे, ठीक है। और हाँ एक और चीज है भाई कि अगर अभी भी सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं खत्म कर लो, बिकॉज जनवरी ऑनवर्ड्स हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे मॉक टेस्ट की ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। तो एटलीस्ट मेक श्योर कि दिसंबर एंड तक तुम लोग के ये 3 सब्जेक्ट पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी खत्म हो जाए सबके, ठीक है। तो चलो भाई नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक टेक केयर एंड गुड लक। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।